मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है जहरीला प्रेम अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह में डालने वाला तो है। यदि आप आउटराइट किसी के सामने इस शीर्षक का नाम लेंगे तो उसे रिजेक्ट कर देगा कि अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा जरूरी लगता है कि मैं आपको कन्विंस करूं कि नहीं, जीवन जो है एक तरफा नहीं है। जीवन बहुत व्यापक है और उसके बहुत से कोण होते हैं। हाँ, हमारे सोचने समझने देखने का जो ढंग है वो एक तरफा जरूर हो गया है और वहीं पर हम सच पूछे तो असफल हो जाते हैं या गलत निर्णय ले बैठते हैं। फ्रेंड्स, लगभग लगभग रोजाना ही मुझे 1-1:30 बजे के बीच में, हो सकता है कि कभी कभी 2 भी बज जाते हों, एक दृश्य देखने को मिलता है और यह दृश्य मुझे अपने घर के सामने देखने को मिलता है। मैं देखता हूं कि रोज इसी समय के आसपास एक व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र लगभग लगभग 40-45 साल की होगी और उनके साथ एक बच्चा होता है जिसकी उम्र 14 से लेकर के 16 साल के बीच की कुछ भी हो सकती है। वो डेली मेरे घर के सामने से गुजरते हैं और जो व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है वो उनके पिता हों। जो, चलिए हम यहाँ पिता और पुत्र कह लेते हैं। तो जो पिता होते हैं उनकी पीठ पर बस्ता होता है, कभी वो पीठ पर होता है, कभी वो उनके बाह में लटक रहा होता है, कंधे पर। और जो बेटा होता है वो बकायदे उसके दोनों हाथ उसके अपने पॉकेट में होते हैं और वो झूमता झामता लहराता हुआ चलता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, देखने में दोनों स्मार्ट हैं। यह दृश्य मुझे रोज देखने को मिलता है, एक आध दिन बीच में नहीं मिलता होगा और शायद संडे को तो नहीं मिलता होगा। संडे की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अनुमान लगा सकता हूं और मेरा अनुमान गलत नहीं है कि ये जो लड़का है ये बेसिकली स्टूडेंट है। ये कहीं पढ़ने जाता है, किसी स्कूल में जाता है और इस बीच में 1-1:30 के आसपास स्कूल की बस से वह उतरता है और उसके जो पिता हैं वे उसको फिर वहां लेने जाते हैं, बस पर से लेकर के अपने घर तक आते हैं। आप ऊब तो नहीं रहे हैं? हो सकता है कि इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बात निकल कर आए, इसीलिए मैं खासकर इसकी चर्चा कर रहा हूं और डिटेल में चर्चा कर रहा हूं। जहां बस रुकती है वहां से जो हमारी कॉलोनी की दूरी है वो मुश्किल से 100 गज की दूरी होगी, मुश्किल से। और फिर कॉलोनी के अंदर तो जब आप पहुंच जाते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं होती। और मजेदार बात है कि बस जिस साइड से आकर रुकती है सड़क पार नहीं करना पड़ता। हमारी जो कॉलोनी है, मैंने कहा कि 100 गज के अंदर है, यानी कि भीड़ वीड़ बिल्कुल भी नहीं है। जो रास्ता है कॉलोनी तक आने का वो बिल्कुल सुरक्षित और सामान्य रास्ता है। अब आप देखिए कि मामला क्या है। मामला ये है कि ये जो बच्चा, जिसे मैंने कहा कि 14 से 16 साल के बीच का होगा, पढ़ रहा होगा 9वीं 10वीं 11वीं कुछ इसी के आसपास क्लास में पढ़ रहा होगा। वो बस से उतरता है और उसके पिता या उनके घर में हो सकता है कोई दूसरे व्यक्ति हों, रोज उसे लेने जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कभी कभी एक महिला भी होती हैं जो लेने जाती हैं, तो हो सकता है वो उनकी मां हो। चूंकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूं तो इसलिए स्पष्ट रूप से कुछ कहना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल व्यक्ति का नहीं है, नाम का नहीं है, सवाल उस दृश्य का है जो आमतौर पर देखने को मिलता है और इसके जरिए हमें कुछ सोचने और समझने के लिए मजबूर करता है। क्या आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठा? अभी तक मैंने जो भी चर्चा की, क्या आपके दिमाग ने कोई सवाल पैदा किया? मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोगों को यह सुनने के बाद यह महसूस हो रहा होगा कि वे जो पिता हैं या वो जो मां हैं या दोनों माता पिता हैं, वो अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, उसकी कितनी चिंता करते हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर के वो कितने चौकन्ने हैं कि वे उसे रोज लेने जाते हैं कि बच्चा सुरक्षित रूप से घर पहुंच जाए। ये तो बात सही है। अब मेरे कुछ प्रश्न हैं दोस्तों कि जिनके मां बाप अपने बच्चों को लेने नहीं जा पाते, क्या वे अपने बच्चे के प्रति कम चिंतित होते हैं? क्या वे अपने बच्चे को कम प्यार करते हैं? इसका जरा उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। और फिर मेरा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि क्या आपको अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए या जताने के लिए या उसका प्रमाण देने के लिए यह जरूरी है? और अगर यह जरूरी नहीं है तो क्या आप अपने बच्चे के सही मायने में हित चिंतक हैं? उसके हित की आप सही चिंता कर रहे हैं? क्या आप सही में अपने बच्चे को एक ऐसा नागरिक बना रहे हैं जो आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपनी लड़ाई खुद लड़ सके?
ये सारे प्रश्न इससे उठते हैं। दृश्य छोटा सा है और माता पिता का जो प्यार है वो डेफिनेटली बच्चे के प्रति उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उमड़ भी रहा है। मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ जानबूझकर गलत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वो सच में कुछ गलत कर रहे हैं। सच पूछे तो इसीलिए मैंने आज के लाइफ मैनेजमेंट में इस दृश्य को रखा भी है। हमसे बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो प्रेम वश होती हैं और हमें बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं होता कि हम ये जो प्रेम जता रहे हैं ये बेसिकली एक प्रकार का जहरीला प्रेम है। जी हाँ, पॉइजनस लव है, क्योंकि ऐसा करके हम अपने बच्चे को कमजोर कर रहे हैं, उसकी सहनशीलता को कमजोर कर रहे हैं, उसे जिंदगी के लायक नहीं बना रहे हैं। हो सकता है कि उसका कैरियर तो बहुत अच्छा बन जाए, लेकिन क्या कैरियर ही जिंदगी है? सोच करके देखिए, क्या कैरियर ही जिंदगी है? प्रेम अंधा होता है। सीधी सी बात है कि यहां आंख के अंधेपन की बात नहीं की जा रही है। आंखों की तो हो सकता है कि रोशनी बढ़ जाए, क्योंकि जब जिसे हम प्रेम करते हैं जब वो हमारे सामने आने लगता है तो आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, हम उसे अपने गले से लगा लेते हैं, उसे आलिंगन में भर लेते हैं। तो ये कौन सी आंखें हैं जो अंधी हो रही हैं? दरअसल ये विचारों की आंखें हैं, विवेक की आंखें हैं। यानी कि प्रेम का जब अतिरेक होता है तो हमारा विवेक आत्मसमर्पण कर देता है, काम करना बंद कर देता है। अगर काम करना बंद कर रहा है तो इसे ही कहा गया है प्रेम अंधा होता है। यानी कि विवेक की आंखें बंद हो गई हैं, उसे जो दिखाई देना चाहिए वह दिखाई नहीं दे रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर दी क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। महाभारत में जो धृतराष्ट्र का जो पूरा स्वरूप है वो क्या है? पुत्रों के प्रति अंध मोह का ही वो स्वरूप है। अंधा मोह, नो डाउट कि जो मोह है विवेकपूर्ण मोह भी होता है। ऐसा नहीं है कि मोह हमें अंधा ही करता है। ये सारी बातें इस पर डिपेंड करती हैं कि मोह का अनुपात कितना है, वह विवेकपूर्ण कितना है। अदरवाइज तो हम अपने लोगों से जो जुड़ते हैं वो मोह के आधार पर ही जुड़ते हैं, तो हम उसे अपने जीवन से निकाल कैसे सकते हैं? कल्पना करके देखिए, हम अपने जीवन से प्रेम को निकाल दें। प्रेम जो हम करते हैं उसका जो गोंद होता है, आप कह लीजिए, वो मोह होता है। अगर हम उस मोह को निकाल दें तो हम क्या करेंगे? हम कैसे हो जाएंगे? कैसे बन जाएंगे? कैसा महसूस करेंगे? आपको नहीं लगता है कि ऐसा लगने लगेगा जैसे कि सीने के अंदर, छाती के अंदर, हृदय के अंदर कोई एक रेगिस्तान पसर गया हो? एक ऐसा रेगिस्तान जहां छोटा सा भी नखलिस्तान दिखाई नहीं दे रहा है, जहां हरियाली के नाम पर काई भी नहीं निकल पा रही है। तो ऐसा जीवन कैसा जीवन होगा? देखिए, जो आप त्यागी, सन्यासी, वैरागियों की जो बात आप सुनते हैं, जो अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो मोह त्याग देते हैं, वो एक बड़े काम के लिए अपने घर को छोड़ करके निकलते हैं। तो मानव जाति के प्रति तो उनका मोह होता ही है ना। अगर वैसा मोह न हो तो वो कैसे कल्याण का काम करेंगे? वो कुछ बेहतर करने के लिए निकलते हैं, वो अपने छोटे मोह को त्याग करके एक बड़े मोह में चले जाते हैं। और वो जो बड़ा मोह होता है वो अभिनंदनीय होता है, वो वंदनीय होता है। लेकिन मोह तो उनमें है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल निर्मोही हो गए हैं। निर्मोही तो एक तरह से निगेटिव वर्ड है कि वो तो बिल्कुल ही निर्मोही है। तो दोस्तों, प्रेम जरूरी है। देखिए, मैं अपने विचार आप सबके साथ साझा करूंगा, अपना जो अध्ययन है वो साझा करूंगा, जो सुनी हुई बातें हैं, किस्से कहानियां हैं, वे सब साझा करूंगा, जो अपने अनुभव हैं वो सब साझा करूंगा, क्योंकि हमारे विचार तो इन्हीं सब चीजों से बनते हैं। वो सब तो मैं करूंगा ही। आपके पास भी इस विषय को लेकर के अपने कुछ विचार होंगे, कुछ अपने अनुभव होंगे, कुछ पढ़ी सुनी हुई बातें होंगी। प्लीज आप मुझे लिख कर भेजें। प्लीज आप भी मेरे इसमें सहयात्री बने। मैं चाहता हूं कि हम लोग इस विषय पर थोड़ी खुलकर बातें करें, ज्यादा अलग अलग आयाम से बातें करें। मेरे पास अपने जो आयाम है उसकी बहुत छोटी सीमा है। आप सबके इसमें शामिल हो जाने से ये जो सीमा है ये बहुत व्यापक हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें आप सबसे मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है जहरीला प्रेम, अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा संदेह में डालने वाला तो है।
यदि आप आउटराइट किसी के सामने इस शीर्षक का नाम लेंगे तो उसे रिजेक्ट कर देगा कि अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा जरूरी लगता है कि मैं आपको कन्विंस करूं कि नहीं, जीवन जो है एक तरफा नहीं है। जीवन बहुत व्यापक है और उसके बहुत से कोण होते हैं। हाँ, हमारे सोचने समझने देखने का जो ढंग है वो एक तरफा जरूर हो गया है और वहीं पर हम सच पूछे तो असफल हो जाते हैं या गलत निर्णय ले बैठते हैं। आइए एक उदाहरण के जरिए और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी के शरीर में जहर फैल गया, किसी भी कारण से जहर फैल गया। अब उस जहर को काटने की दवाइयां हैं, औषधियां हैं और उसे औषधि दे दी गई और हम देख रहे हैं कि जो जहर है वो कम होने की बजाय और फैलता चला जा रहा है। और बाद में पता लगा कि जब हमने उस मेडिसिन पर देखा तो पता लगा कि ये दवाई तो 2 साल पहले ही एक्सपायर्ड हो गई थी। हर दवाई की अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम इस पर थोड़ा सा तर्क का इस्तेमाल करें तो दवाई तो जहर को कम करने की थी, यानी कि अच्छी थी, लेकिन चूंकि एक्सपायर हो चुकी थी तो ऐसी स्थिति में वह दवाई अपने आप में जहरीली हो गई और बजाय इसके कि उस जहर को कम करे, जहर को बढ़ाने वाली बन गई। अपने आप में वो जहर बन गई। तो आपको क्या यहां यह बात फिर से स्पष्ट नहीं हो रही है कि वास्तव में जो चीजें होती हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, बल्कि उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह बात होती है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और यही तो प्रेम के बारे में कहा जा रहा है। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन का बहुत ही अद्भुत तत्व है। इसके बिना जीवन ही नहीं है। मैं इसे पूरे मन से स्वीकार करता हूं, लेकिन साथ ही साथ यह भी मानता हूं कि नहीं, इसका जो प्रयोग है बहुत उचित तरीके से किया जाना चाहिए। इसी विषय पर तो हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं एक उदाहरण के जरिए जहरीला प्रेम को शायद स्पष्ट करूं तो बात और बेहतर तरीके से बन सकेगी। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं और यह बिल्कुल सच्चा उदाहरण है। इस बारे में आप सब भी कहीं न कहीं देखते होंगे, समझते होंगे, जानते होंगे। यह कोई बहुत नई बात मैं नहीं कहने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि भाई भाई हैं और दोनों में बहुत प्रेम है। ठीक है, दोनों में बहुत प्रेम है। बड़े भाई की शादी हो जाती है। ठीक है, चलिए बड़े भाई की शादी हो गई। चूंकि दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है तो सीधी सी बात है कि जो छोटा भाई भी होगा वो भाभी के प्रति बहुत सम्मान का भाव रखेगा, प्रेम का भाव रखेगा, सम्मान देगा, उनका ख्याल रखेगा। लेकिन कुछ समय के बाद कोई एक ऐसी स्थिति आती है कि जब उसे लगता है कि नहीं, भाभी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की इस परिवार को जरूरत है, या जिस तरीके की मेरे भाई को जरूरत है, या जिस तरीके की मैं अपनी भाभी की कल्पना कर रहा था। 50 चीजें होती हैं, दिमाग में चलती रहती हैं। धीरे धीरे उसके अपने भाभी के साथ जो संबंध है वो थोड़े से तनावपूर्ण होने लगते हैं, थोड़े से तनावपूर्ण होने लगते हैं। अब वो करता क्या है कि अपने भाई का बहुत बड़ा हितैषी है, बहुत शुभचिंतक है, दोनों में बहुत प्रेम है। तो जब भी अपने भाई के साथ वो अपने भाभी के बारे में बात करता है तो हमेशा भाभी की आलोचना करता है कि नहीं, वो तो ऐसी नहीं है, भैया वो तो आपके लायक नहीं है, वो तो ये नहीं करती है, वो कहां। अब वो भाभी की आलोचना कर रहा है और लेकिन साथ ही साथ भैया की तारीफ कर रहा है कि आप तो इतने महान हैं, आप तो फलाने फलाने हैं, लेकिन भाभी ऐसी नहीं है, उसके लायक नहीं। तो भाई के प्रति तो बड़ा प्रेम दिखा रहा है ना। भाई का बहुत ही शुभचिंतक बना हुआ है, भाई को महान भी ठहरा रहा है। और ये सारी बातें सुनकर के भाई को तो अच्छा लगेगा ही कि छोटा भाई देखो मुझे कितना मान रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो भाभी की पैरेलल समानांतर रूप से आलोचना करता चला जा रहा है, और आलोचना भी सामान्य नहीं बल्कि तीखी आलोचना करता चला जा रहा है। अब आप इसे क्या कहेंगे? हो सकता है कि वह इसे नहीं समझ पा रहा हो, लेकिन आप तो समझ पा रहे होंगे। इसके बारे में मुझे अपने विचार लिख करके आप सबके सामने जहरीले प्रेम से संबंधित 2 उदाहरण रखना चाह रहा हूं, उसके 2 रूप रखना चाह रहा हूं। और ये जो रूप मैं रख रहा हूं ये मेरे अपने विचार नहीं है, न मेरे अपने अनुभव है, न मेरी देखी हुई घटना है, ये आप लोगों की घटनाएं हैं। दोस्तों, मैं जिन्होंने घटनाएं भेजी हैं उनके नाम नहीं ले रहा हूं। हाँ, शब्द बिल्कुल ज्यों के त्यों हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं यहां। तो दोस्तों, मैं जो पहला जहरीला प्रेम का रूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। ध्यान से तो सुनना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। मेरे गांव में बचपन का एक मित्र था। वह मुझे बताता था कि मेरे पापा कहते हैं कि बेटा, कभी किसी से पिटकर मत आना, हमेशा पीट कर आना, बाकी हम देख लेंगे। उसके पिताजी कहा करते थे कि मेरा बेटा शेर है।
वह कई बार चोरी का कुछ सामान अपने घर पर ले जाता था, तब भी उसकी माताजी उसे कुछ न कहती थी। उसकी माताजी सच में अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह निसंदेह अनजाने ही जहरीला प्रेम था। इसके विपरीत उसी दोस्त के बहकावे में आकर मैंने एक बार छोटी मोटी चोरी की थी। परिणाम स्वरूप मेरी माताजी ने पहली बार मुझे डंडे से मारा था। मुझे याद है, मुझे पीटते वक्त उन्हें बहुत दुख हुआ था, मतलब मां को बहुत दुख हुआ था। पीटने के बाद उन्होंने मुझे देर तक मनाया था और बहुत प्यार किया था, लेकिन उनके दिल में जहरीले प्रेम के लिए जगह नहीं थी। वो सिर्फ 2 दर्जे की ही पढ़ी हैं। लेकिन आज आपके लाइफ मैनेजमेंट को सुनकर मुझे अपनी माताजी में ज्ञान का भंडार दिखाई दिया। प्रिय सर, मैं ये बात बहुत सोच समझकर कह रहा हूं कि मेरी माताजी के उसी कड़े कदम की वजह से मैं सही रास्ते पर आया और आज सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से MA इतिहास से कर रहा हूं। इसके विपरीत मेरा वही मित्र 2-3 बार जेल की हवा खा चुका है। मैं अपने माता पिता की हर स्थिति में सम्मान करता हूं और वह गाली देता है। दोस्तों, एक घटना आसान सी है और मुझे लगता है कि इसमें जो सत्य का तत्व है, जो व्यावहारिक तत्व है, उसे पकड़ सकते हैं। देखिए, सत्य क्या है कि अगर कोई घटना ज्यों की त्यों दिखाई दे रही है तो वो सत्य है, लेकिन उस सत्य का भी एक सत्य होता है जो उससे संदेश निकलता है। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये संदेश बहुत स्पष्ट है, इसीलिए आपको इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी। दोस्तों, आइए एक घटना और देख लेते हैं। दरअसल मैं पिछले 1 वर्ष से प्रेम संबंध में थी और मेरे साथी थे वे भी पढ़ाई कर रहे थे और अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। इसमें कोई शक नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे, परंतु पिछले 1 वर्ष से मैंने उनके प्रेम के तौर पर जो कुछ भी अनुभव किया वो बहुत ही भयावह था। मैं पूर्ण रूप से एक प्रकार का मानसिक कैद अनुभव कर रही थी। उनको मेरा कहीं जाना पसंद नहीं था क्योंकि लोग मुझे देख लेंगे। उनका कहना था कि मैं किसी पुरुष से न मिलूं, मैं डिलीवरी बॉय से मिलकर अपना पार्सल न लूं क्योंकि वह एक अनजान व्यक्ति है और वो मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो उनको इससे आहत होता था। मैं परीक्षा देने अपने पिता के साथ दूसरे शहर में गई थी, तब उन्होंने कहा क्योंकि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं इसलिए किसी और के साथ बाहर जाने पर मैं आहत होता हूं। उनको मेरे पहनावे से भी आपत्ति थी। हालांकि जब मैं विरोध प्रकट करती थी तो वह अत्यधिक भावनात्मक हो जाते थे और कभी कभार तो आत्महत्या की धमकी भी देते थे और कहते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो यह सब उचित है, और चूंकि मैं भी उनसे प्रेम करती थी तो मैं उनकी खुशी के लिए कुछ न बोल पाती। यह तो एक छोटी सी झलक है मेरे संबंधों के दौरान घटित हुए अंश की। ऐसे व्यवहार की बहुत बड़ी तादाद देखी है मैंने 1 वर्ष के दौरान। मैं नहीं जानती यह सब क्या था, बेशक वह मेरे रिश्ते की समस्या थी, परंतु मैंने इस दौरान बहुत अधिक मानसिक तनाव, डर, अनिश्चितता और विषाक्त प्रेम का अनुभव किया। फिर मैंने इंटरनेट पर टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में सुना और मुझे पता चला कि मैं विषाक्त प्रेम संबंध में हूं, जहां मुझे प्रेम के नाम पर नियंत्रित किया जा रहा है। यह मेरे रोमांटिक संबंध का विषाक्त प्रेम था जिसने मुझे पूरे तरीके से मानसिक तौर पर तोड़ दिया था। ये एक दूसरी घटना है। तो दोस्तों, आप सब इन पर विचार करें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग काफी बातें कर चुके हैं। मेरा पर्पस दरअसल कुछ दूसरा था। प्रेम के जहरीले पक्ष को दिखाना नहीं था। तो फिर क्या था? सिंपल सी बात है कि प्रेम तो बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही अभिनंदनीय तत्व है। जीवन को जोड़ने वाला, जीवन को बनाने वाला और जीवन का आनंद प्रदान करने वाला तत्व है प्रेम। कोई सोच भी नहीं सकता कि प्रेम भी जहरीला हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बातें हम लोगों ने इसके बारे में की हैं, कहीं ना कहीं आपको लगने तो लगा होगा कि नहीं, इसके भी जहरीले होने की आशंका तो रहती है। तो दोस्तों, बस मैं यहां एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, और वो ये, कल्पना करके देखिए कि जब प्रेम जैसा तत्व जहरीला हो सकता है कि बात मैं कह रहा हूं, होता है कि बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। प्रेम अमृत ही है, लेकिन उसके जहरीले होने की आशंका बनी रहती है। तो जब प्रेम के साथ ऐसा हो सकता है तो दूसरों के साथ क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब यह है कि जब इसे थोड़ा सा ब्रॉडर तरीके से सोचेंगे
कि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, उनका केवल एक ही पक्ष नहीं होता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। बुरे पक्ष का भी अच्छा से अच्छा पक्ष हो सकता है, यानी कि जहर भी अमृत हो सकता है। इसे इस रूप में लीजिए, यदि अमृत जहर हो सकता है तो जहर भी अमृत हो सकता है। इसका मतलब है कि जो हम किसी के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, महसूस करते हैं, वह पूर्ण सत्य नहीं होता है, वह अधूरा सत्य है, वह हमारे द्वारा अनुभूत सत्य है और हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फिलॉसफर बनना है और उसके संपूर्ण सत्य को जानने की कोशिश कीजिए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए तो जो मेरा सच है वही मेरी जिंदगी है, बस दैट्स ऑल। तब तक, जब तक कि आप फिलॉसफर नहीं हैं, क्योंकि फिलॉसफर की तो जिम्मेदारी बन जाती है कि नहीं, वो सत्य तक लोगों को पहुंचाए, ढूंढे, निकाले। वो तो वैज्ञानिक है, सत्य की खोज करने वाला, अनुसंधान करता है। आप हम नहीं है, सामान्य व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, बस आप अपने मस्तिष्क में जो किसी भी चीज के बारे में जो अवधारणा बना लेते हैं, और खासकर गलत अवधारणा बना लेते हैं जिससे आपको तकलीफ होती है, आपको परेशानी होती है, याद करने के बाद आपको खराब लगने लगता है, ढूंढने की कोशिश कीजिए कि नहीं, इसका कोई ना कोई अच्छा पक्ष भी जरूर होगा, यही सब कुछ नहीं है। आप देखिए कि जीवन में कितने सारी शहनाइयां बजने लगेंगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके मस्तिष्क में बंसियां बजने लगेंगे, हृदय में शहनाइयां बजने लगेंगी। एक बार करके तो देखिए। तो दोस्तों, मुझे एक और इससे जुड़ा हुआ अनुभव प्राप्त हुआ है। नाम मैं नहीं ले रहा हूं यहां, लेकिन वो छोटा सा है, बड़ा प्यारा सा अनुभव मुझे लगा, तो सोचा मैंने कि इसे भी मैं आप सबके सामने रख दूं। और भी दूसरे अनुभव मेरे सामने आए हैं, अलग अलग तरह के अनुभव आए हैं कि माता पिता हैं, अपने बच्चे से इतना प्रेम करते हैं कि उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते, तो वो पढ़ लिख नहीं पा रहा है और पता लगा कि बाद में उसकी जिंदगी सीमाओं में कैद होकर के रह गई। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं हम अपने आसपास देखते हैं। तो दोस्तों, एक जो छोटा सा अनुभव है वो आप अब थोड़ा सा सुन लें। सर, मैं अक्सर अपने आसपास यह देखती हूं कि कई माता पिता अपनी बेटी की शादी करने के बाद रोजाना उससे फोन पर घंटों बात करते हैं और उससे उसके ससुराल की एक एक बात पूछते हैं, जैसे कहीं उसे वहां कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं उसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं, आदि आदि। और जैसे ही उन्हें यह पता चलता है कि उसे वहां थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है, वैसे ही वे उसके ससुराल वालों से शिकायत करने पहुंच जाते हैं, उसके मायके तक उस बात को ले जाते हैं। सर, मुझे यह देखकर तो खुशी होती है कि लोग अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं और घरेलू हिंसा के प्रति इतने संवेदनशील हो रहे हैं, पर उनका जरूरत से ज्यादा यह प्यार न केवल उसे, यानी कि बेटी को, एक नए परिवेश में ढलने से रोकता है, बल्कि एक खुशहाल सामंजस्यपूर्ण गृहस्थी से भी वंचित करता है ना? मजेदार एक अनुभव। तो अब आप देखिए कि आप तो प्रेम कर रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं कि इससे क्या होने जा रहा है, लेकिन उससे हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है। हमें इस बात को समझना होगा और फिर समझने के बाद अपने आप को उसी दिशा में ढालते हुए नियंत्रित भी करना होगा, या यूं कह लीजिए कि जो हमारा प्रेम है उस प्रेम का सही सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो दोस्तों, अब इस विषय पर बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।